गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे 2D मोशन को आगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 2D मोशन को आखिर हम लोग स्टडी कैसे करते हैं और उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए। ठीक है, तो आज 2D मोशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ पाथ। यानी 2D में पार्टिकल आपका किस पाथ पे चलेगा, उसके पाथ का शेप क्या होगा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि वो पैराबोलिक होगा, वो सर्कुलर पाथ होगा, है ना, वो एलिप्टिकल पाथ होगा, क्या होगा, ये इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आज इसको पहले स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 2D का, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों, प्रोजेक्टाइल से पहले आपको यह समझना होगा, एक होता है इक्वेशन ऑफ पाथ, है ना। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, बात समझो। इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, इसी को इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ बोल लो या इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि 2D मोशन में पार्टिकल आपका चलता है XY प्लेन में, ठीक है ना, ये Y एक्सिस है, ये आपका X एक्सिस। तो 2D में आपका चलता है पार्टिकल XY प्लेन में, क्लियर। XY प्लेन में जब चलेगा, या YZ चल सकता है या ZX, मतलब एक बार में पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट्स तो चेंज होने ही चाहिए, चाहे वो X चेंज हो, Y चेंज हो या XY दोनों चेंज हो रहा हो, है ना। तो जो पार्टिकल है वो आपका XY प्लेन में चले या YZ में चले, तो उसके पाथ का कोई शेप होगा, है ना, शेप होगा। कैसे शेप होगा देखते हैं। मान लो कि पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है। अब देखो यहां पे एक बात नोटिस करना, ये जो मैंने बनाया ये कोई ग्राफ नहीं बनाया। अगर y आपका मीटर्स में हो और x भी मीटर्स में हो, ये समझना, मेरी बात को समझना, ग्राफ और इसमें फर्क है। यहां पे x के लॉन्ग भी हमने कोऑर्डिनेट लिया है, y के लॉन्ग भी कोऑर्डिनेट लिया है, और ये पार्टिकल का क्या है, पाथ। ये पार्टिकल का क्या है, पाथ। तो ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ का जो शेप होगा वो एक्चुअल शेप ऑफ पाथ होगा। ध्यान से समझना आज से कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इफ वी ड्रॉ, ठीक है ना, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन y कोऑर्डिनेट। अब यहां दो क्वांटिटी नहीं है बच्चों, दोनों पोजीशन है, y कोऑर्डिनेट मीटर्स में एंड x कोऑर्डिनेट। ये भी देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, x कोऑर्डिनेट मीटर्स में। देन द शेप ऑफ ग्राफ will be shape of path। तो शेप ऑफ ग्राफ जो होगा वो शेप ऑफ पाथ हो जाएगा, क्लियर। अगर आपका मीटर्स में आपका दोनों हो और बीच में अगर ये आपने ड्रॉ कर दिया। सवाल ये उठता है बच्चों कि आखिर ये जो शेप आएगा वो आएगा कैसे। तो देखो कोई भी अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो, ध्यान रखना यहां ये ग्राफ क्या देगा आपको, शेप ऑफ पाथ। कोई भी ग्राफ जो होता है उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशन। और मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब y और x के बीच में एक रिलेशन। तो y और x को अगर आपस में रिलेट करोगे किसी इक्वेशन से, मतलब आपको इक्वेशन चाहिए। आपको क्या चाहिए बच्चों, इक्वेशन। तो इक्वेशन किसके किसके बीच चाहिए, तो इक्वेशन चाहिए y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो ये इक्वेशन से ही आप वहां तक पहुंच पाओगे, और इस इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। मतलब समझना कि इक्वेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन xy प्लेन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पाथ। और इस इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा, उस ग्राफ का शेप जो होगा वो शेप ऑफ पाथ देगा। आई बात समझ में। चलो इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं।
चलो तो अब इसको आप लिख लो और इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। लिख लिया आपने? चलो देखते हैं। मान लो बच्चों कि हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ पाथ डेवलप करेंगे और फिर उसका शेप ऑफ पाथ भी डेवलप करेंगे। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है ए पार्टिकल इज मूविंग। हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। एक पार्टिकल है बच्चों जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। क्लियर? वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, हुज जिसका एक्स कोऑर्डिनेट is given by x equals to 2t। देखो यहां से आपको पता लग गया कि x कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन है एंड y कोऑर्डिनेट is y equals to 4t plus 2। ठीक है? देन what will be the equation of trajectory? तो ट्राजेक्टरी की इक्वेशन क्या होगी? यानी ट्राजेक्टरी मतलब पाथ की इक्वेशन। एंड ऑल्सो ड्रॉ द शेप ऑफ path on y and x plane, x ग्राफ, और y और x ग्राफ पे उसके शेप ऑफ पाथ को भी ड्रॉ करो। ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको देखो। तो बहुत सिंपल है। करना क्या है हम लोग को यहां पे कि सबसे पहले आप देखो उसका y कोऑर्डिनेट जो है, सॉल्यूशन देखो। y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4t प्लस 2। ओके? और x दिया हुआ है आपका 2t। ठीक है? सिर्फ 2t है। अब अगर दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तुम ये बात समझो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में ये जो t देख रहे हो वो कॉमन होगा, क्योंकि 2 डायमेंशन में हमने ये पढ़ा है कि पार्टिकल के दोनों कोऑर्डिनेट भले ही चेंज होते हैं साथ साथ, लेकिन उन दोनों में जो टाइम वाला फैक्टर है वो क्या रहता है? कॉमन। दोनों के लिए जो टाइम लेते हैं हम लोग सेम लेते हैं। तो अगर मान लो इस t को यहां रिप्लेस कर दे, यहां देखो t क्या करेंगे हम लोग? स्टेप 1 में यही काम करना है। स्टेप 1 में आप क्या करो, सबसे पहले t निकाल लो x के टर्म में। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x अपॉन 2। और स्टेप 2 में क्या करना कि इस t को उठा के y वाले इक्वेशन में डाल दो। तो y वाले इक्वेशन में डालोगे तो y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 4। ठीक है? और t के जगह क्या लिख दोगे? x बाई 2 प्लस 2, है ना? और ये 2 से 4 कैंसिल हुआ तो आपका ये इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू 2x प्लस 2। तो अब यहां देख सकते हो बच्चों y और x के बीच में इक्वेशन आ गया और ये स्पष्ट दिख रहा है आपको, क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये जो इक्वेशन निकल के आया है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकल के आया, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आया। ठीक है ना? तो हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा। ठीक है? अगर इसको ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहेंगे तो मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो देखो यहां पे अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y निकल के आएगा 2। तो y अगर आपका 2 निकल के आ रहा है तो y 2 निकल के आ रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 रखेंगे। x की वैल्यू 0 करने पे y 2 आया, x की वैल्यू 1 रखने पे y कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि हम लोग ऐसे जाएंगे। और ऐसे कैसे जाएंगे तो आपको मैंने ग्राफ में डिटेल में बता रखा है कि आप बड़े आराम से बता सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगा। आप क्या करोगे? इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप के लिए आप क्या करोगे बच्चों? स्लोप के लिए dy बाई dx करोगे। तो यहां y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 निकल के आएगा। 2 क्या है? आपका कांस्टेंट स्लोप है। तो देखो ये सारी कहानी क्लियर हो गई। एक पहला एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल का ये ट्राजेक्टरी का इक्वेशन हो गया। कैसे किया? तो t निकाल लिया x के रूप में और उसी को हम लोग जाके पुट कर दिए y वाले में। तो y और x के बीच में इक्वेशन आ गया और ये ग्राफ का जो ये शेप ड्रॉ किया ग्राफ का हमने, वो पार्टिकल का पाथ आ गया। ठीक है?
चलो इसको लिख लो। एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, इसको लिख लो। मान लो सपोज एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज y इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों, ध्यान देना, y इक्वल्स टू दिया हुआ है 4t², ओके, और x इक्वल्स टू है 2t। y इक्वल्स टू 4t² और x इक्वल्स टू 2t है। तो आपसे अगर पूछे इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ, तो इक्वेशन ऑफ पाथ बड़े आराम से हम बता सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले t इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, x/2, और t की ये वैल्यू ले जाके हम लोग y वाले इक्वेशन में डाल देते हैं। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू x²/4, है ना, और फिर यहां से 4 से 4 कट गया, y इक्वल टू x²। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ पाथ। अब तुमसे कोई पूछे कि इसके पाथ का शेप कैसा होगा, तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ का जो शेप होगा वही इसके पाथ का शेप होगा। तो ग्राफ का शेप कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप यहां पे y एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये x एक्सिस ड्रॉ कर लो, और इक्वेशन क्या है हमारा, y इक्वल्स टू x²। तो x की वैल्यू अगर 0 करोगे तो y भी आपका क्या आएगा, 0। मतलब यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, और उसके बाद जैसे जैसे x बढ़ाते जाओगे तो y बढ़ेगा, मतलब इधर ही कहीं जाना है मेरे को, है ना। ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग सीख चुके हैं। तो x को बढ़ाने से हमारा y भी यहां क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हम बढ़ाएंगे कैसे, फिर उसके लिए स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप के लिए आपको dy/dx करना होगा, और y की जगह आप क्या रख दोगे, x²/dx। तो ये स्लोप कितना निकल के आ गया आपका, 2x। तो देखो स्लोप क्या निकल के आ रहा है, 2x, और स्लोप में देखो x है न्यूमरेटर में, तो x न्यूमरेटर में, इसका मतलब जो है ये जो स्लोप है आपका, ध्यान देना, ये जो स्लोप है ये आपका पॉजिटिव तो है ही, और पॉजिटिव में बढ़ता हुआ, क्योंकि x कहां पे है, न्यूमरेटर में। तो जो ग्राफ होगा पॉजिटिव में बढ़ता हुआ स्लोप, तो आपको याद होगा बच्चों, पॉजिटिव में बढ़ता हुआ स्लोप क्या होता था, पॉजिटिव में बढ़ता हुआ स्लोप होता था ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से इस केस में पार्टिकल का ये जो ग्राफ का शेप है यही हो जाएगा पाथ का शेप। तो ये पार्टिकल का पाथ हो गया, शेप ऑफ पाथ, ठीक है। तो आप बस इक्वेशन डेवलप करना सीखो, और उसके बाद इक्वेशन डेवलप करने के बाद आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे तो आपको यहां से आराम से पाथ भी मिल जाएगा। अभी देखो जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, और पैराबोलिक पाथ पे जो पार्टिकल चलता है तो उसके भी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को निकालेंगे। देखना वहां भी उसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और फिर टाइम को एलिमिनेट करके पुट कर देंगे, ठीक है। चलो इसको लिख लो। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपका जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है, और ऐसा ही ये क्वेश्चन आपका नीट में भी पूछा हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। और अभी जो मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ पाथ वाला, उससे आपको ये काफी मदद मिलेगी। तो देखो एक पार्टिकल चल रहा है यहां पे, जैसा कि लिखा हुआ है XY प्लेन में चल रहा है। किस में चल रहा है, XY प्लेन में। एक बार आप अपने से ट्राई करना, और उसका x जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन से दिया हुआ है, और y कोऑर्डिनेट आपका इस इक्वेशन से दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि पाथ ऑफ पार्टिकल आप बताओ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका जो y है, y क्या लिखा हुआ है, 4 sin ओमेगा t, और x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है 4 sin, है ना, π/2। देखो π/2 यानी 90 माइनस थीटा ओमेगा टी। तो पहले तो इसको देखो, इसको फटाक से हम लोग लिख सकते हैं 4, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 4 कॉस ओमेगा टी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पे टाइम को एलिमिनेट करना है, और फिर हम लोग को x और y के बीच में इक्वेशन बनाना है। तो एक काम करो, कैसे एलिमिनेट होगा, तो देखते हैं कैसे एलिमिनेट होगा। सबसे पहली बात है कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, x/4, ठीक है। और अगर हम एक काम करें कि कॉस को हम लोग लिख सकते हैं √1 -
साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से ये आप देखो, ये आपका क्या आ जाएगा, x/4, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 16। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। कॉस ओमेगा टी के जगह लिख सकते हैं 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये बहुत सिंपल है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। तो वहीं से हम लोग इसको लिख दिए। अब कहोगे क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग, देखो भी पता चल जाएगा क्या करना चाह रहे हैं। इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका साइन स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया। अब यहां पे जाके आप पुट कर दो इसको, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। क्लियर हो गया। अब इसको जाके यहां पुट कर दो। सो फाइनली देखो क्या लिखा हो, y इक्वल्स टू 4 और साइन ओमेगा टी के जगह क्या लिख दोगे, सीधी सी बात है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये देखो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। 16 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 16 अंदर जाएगा तो 16 इंटू 1 16 हो जाएगा, और ये 16 इसका कट गया। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, देखो आपका इक्वेशन क्या निकल के आया, y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां थोड़ी सी आपको मैथ जाननी होगी कि अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर ले आवे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। और बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा देखो, इसको एक और बहुत ही आसान तरीके से मैं बता सकता था, लेकिन मैंने आपको पहले मेथड पूरा लगाया। अब मैं इसको शॉर्टकट में भी बता दूंगा। पहले आप इसको एक बार लिखो, पहले पूरा लिखो, फिर मैं आपको ना ये इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बताता हूं। इसको लिख लो, मैं मिटा दूंगा इसको। लिख लिया आपने, तो इसका आंसर तो बच्चों हो गया सर्कुलर। अब सवाल है, दो चीज मैं आपको बताऊंगा, एक इसका शॉर्टकट मेथड और दूसरा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि बार बार देखो एग्जाम में आया है तो बार बार फिर आ सकता है ये, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, यहां पे मैं थोड़ा इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बताता हूं आपको, ठीक है बच्चों। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। कभी भी अगर आपको पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर समथिंग कांस्टेंट के बराबर आ जाए, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c, तो जब भी ऐसा आएगा तो ये होता है बच्चों, याद रखना आप, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है। जहां पे जो आप समझो इस बात को, जहां पे आपका ये x और y उस दोनों का कोऑर्डिनेट है, और इस सर्कल का अगर कोई पूछेगा सेंटर कहां पे है तो वो ओरिजिन पे होगा, क्योंकि यहां पे देखो y स्क्वायर को लिख सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर, x को लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू c। तो जो यहां पे अगर मान लो कभी अगर x स्क्वायर y स्क्वायर सिर्फ लिखा हुआ रहेगा तो मतलब ये सर्कल भी है, और ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे, जहां x और y कट रहा है, क्योंकि ये 0 0 में हो गया। अगर कल यहां कुछ और लिखा हुआ रहता तो आप समझ जाना कि उसका, जैसे मान लो यहां 2 रहता, यहां 3 रहता, तो उस सर्कल तो रहेगा लेकिन उसका कोऑर्डिनेट जो है वो आपका, सॉरी उसका जो सेंटर है वो आपका ओरिजिन पे नहीं होगा। क्लियर। तो खैर वो अभी वो तो मैथ की बात हो गई। फिजिक्स में आपको जब भी आएगा तो ऐसा इक्वेशन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी अगर रहा तो आपको समझ जाना है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। और जिसका सेंटर जो है, क्योंकि ये 0 0 मान के चलेंगे, ओरिजिन पे होगा। पहली बात तो ये। अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर सकते थे, इसको जैसे ही मेरे को ये साइन दिखा ना, और ये देखो ये क्या है, x इक्वल्स टू 4 कॉस ओमेगा टी है, तो जैसे ही मेरे को ये दोनों दिखा तो हम, मेरे दिमाग में तुरंत आ सकता है कि हम लोग इसको चाहें तो टाइम को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, y को स्क्वायर करो और x को भी स्क्वायर करो, तो दोनों के LHS को एक साथ जोड़ो, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और इधर देखो 16
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 16 यहां कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ये जुड़ के क्या हो जाएगा 1, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है ना, तो ये तुरंत भी बन गया, लेकिन वो चूंकि मैंने आपको टाइम एलिमिनेट करने वाला बताया है इसलिए मैंने एक बार उससे आपको सॉल्व करके दिखाया, और ऐसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, और ये याद रखना इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, जिसका सेंटर कहां पे होगा, ओरिजिन पे, क्योंकि हम लोग वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे एक और इक्वेशन मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको ये भी काम आएगा। देखो, ये तो हो गया आपका ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे, इसके लिए ये इक्वेशन हो गया। बच्चों, एक और आपका शेप होता है जिसको अंडाकार यानी इलिप्टिकल बोलते हैं। इलिप्टिकल, हालांकि ये इसका आंसर नहीं है, लेकिन इलिप्टिकल भी आ सकता है आपको एग्जाम में, तो उसका भी मैं इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो इलिप्टिकल पाथ का है ना, ये भी याद रखना आप। इलिप्टिकल पाथ जो होता है, इलिप्टिकल पाथ जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मान लो वाई स्क्वायर बाई a1 एक्स स्क्वायर बाई a2, ठीक है, a2 स्क्वायर, सॉरी a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर इक्वल्स टू आप c कांस्टेंट लिख दो। देखो ये जो इक्वेशन आया, ध्यान देना, वाई स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर इक्वल्स टू c, या जो भी कोई कांस्टेंट एक दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका जो इक्वेशन होगा, ध्यान देना, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ इक्वल्स टू c, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अगर ये आ रहा है तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यदि y अपॉन समथिंग और x अपॉन समथिंग। क्लियर है, तो ये भी आपको कभी कभी आ सकता है। चलो तो इसको लिख लो। अब बच्चों सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपका देखो AI PMT यानी नीट, पहले ना 2010 में इसको नीट को हम लोग AI PMT बोलते थे। तो देखो जेई से पहले ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और वहां पे भी लिखा हुआ है, देखो सेम चीज लिखा हुआ है, XY प्लेन में चल रहा है। इनफैक्ट ये और आसान कर दिया कि x की वैल्यू दी गई है आपको a sin ओमेगा टी और y दिया हुआ है a cos ओमेगा टी। तो पूछता है कि पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है ना, सेम है ना। तो देखो क्या करेंगे, तो y इक्वल्स टू हो गया a cos ओमेगा टी, है ना। अब इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक इसी तरीके से लिखा हुआ है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, तो इसको भी स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी। अब दोनों को ऐड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका ऐड होके हो जाएगा 1, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। और अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा। समझ गए? तो आई होप कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और देखना अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और बच्चों इस पे रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो हम लोग उसको करेंगे भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखेंगे और साथ ही साथ अलग से डीपीपी में भी देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, और नहीं तो मैं सबको एक बार ढंग से बता दूंगा, आप उसको देखते जाओ। पहली बात, प्रोजेक्टाइल मोशन एक जो है ये एग्जाम्पल है मोशन अंडर ग्रेविटी का, क्योंकि यहां भी जब बॉल को आप फेंकते हो, ठीक है ना, तो पार्टिकल 2D में चलता है, लेकिन इस दौरान हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, एयर रेजिस्टेंस को
नेग्लेक्ट करके चलेंगे और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। और तुमको मैंने पहले ही बताया कि अगर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी फ्री फॉल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी जो है ये फ्री फॉल का एग्जाम्पल है। आपको सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये भी फ्री फॉल मोशन ही है, फ्री फॉल मोशन है जो कि अंडर द ग्रेविटी होती है ना, अंडर द ग्रेविटी। और दूसरी बात, इस दौरान पार्टिकल आपका 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा होता है, 2D मोशन कर रहा होता है। जो इसकी खासियत है वो सब एक लाइन में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ये 2D मोशन का एग्जांपल है, फ्री फॉल मोशन है अंडर ग्रेविटी। तीसरी बात कि एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल की, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल को यहां प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल उस चीज को बोलते हैं जिसको हम लोग फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल उस चीज को बोलते हैं जिसको हम लोग फेंकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो होगा वो होगा a, जो कि g के बराबर होगा। g मतलब तुम जानते ही हो 9.8 g जो होगा, और डायरेक्शन इसकी हमेशा किधर होगी, डाउनवर्ड। किधर होगी, डाउनवर्ड, है ना, g डाउनवर्ड होगी। और एक्सेलरेशन जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मामला होगा, ठीक है ना। और g का वैल्यू तो तुम जानते ही हो। इनफैक्ट प्रोजेक्टाइल के बारे में एक बात आप समझो, ये एक ऐसा मोशन है, एक मात्र ऐसा मोशन है जहां पार्टिकल चलता है कर्व पाथ पे। कर्व पाथ मतलब पैराबोलिक पाथ पे, लेकिन एक्सेलरेशन उसका क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम यहां बोल सकते हैं कि इन दिस केस पार्टिकल मूव्स ऑन कर्व्ड पाथ। पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे चलता है, कर्व्ड पाथ, बट इट्स एक्सेलरेशन जो इसका एक्सेलरेशन है रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो है रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ये एक खासियत हो गई इसकी कि पार्टिकल कर्व पाथ पे चलता है बट एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये प्रोजेक्टाइल का एक आपका छोटा सा डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया कि फ्री फॉल है, बाकी चीजों को मैंने लिख दिया। तो आप इसको लिख लो, फिर हम लोग यहां देखेंगे कि प्रॉब्लम किस किस केस में पूछा जाता है, ठीक है। चलो, लिख लिया आपने, ठीक है, आगे बढ़े। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन से आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो आएगा जिसमें हम लोग ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, मतलब ग्राउंड से ही फेंकेंगे और ग्राउंड पे ही गिरेगा, है ना। फ्रॉम द अर्थ सरफेस फेंके और फिर अर्थ सरफेस पे गिरा, सबसे ज्यादा इसी से आता है। दूसरा जो आता है बच्चों प्रॉब्लम, उसमें हम लोग एक टावर पे, एक छत पे बैठ जाएंगे और वहां से बॉल को थ्रो करेंगे, ठीक है। और ये सेम चीज आपको वहां पे भी अलग अलग एंगल पे आपको अलग अलग कंडीशन बनाया जा सकता है। तीसरा क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल को हम लोग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से फेंकें, जैसे मान लो हेलीकॉप्टर से फेंक दिए, है ना, कोई ट्रक चल रहा है, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, उसके ऊपर किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए, तो ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं। साथ ही साथ आपका जो एक और पोर्शन है दैट इज इंक्लाइंड, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इस पे भी कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल का कॉलिजन, एयर में दो प्रोजेक्टाइल को एक साथ फेंके, यानी दो बॉडी को एक साथ फेंके तो हवा में वो कहां टकराएगा, कितनी हाइट पे टकराएगा, कितनी देर में टकराएगा, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर टाइप के ऊपर क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जिससे कि आपको वो पता चल जाए। और यहां एक बात और, लोग बेवजह भी इसमें प्रोजेक्टाइल में बहुत सारा फालतू का फॉर्मूला पढ़ाते हैं, जबकि आप क्वेश्चन बैंक जाके देखो, ऐसा नहीं है कि फालतू, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ जो थोड़ा बहुत टफ भी आते हैं, तो उसके सिंपल इक्वेशंस ही है ना। तो हम सारा चीज करेंगे और देखना कि आपसे प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होगा। क्लियर? चलो, तो बच्चों अब पहला केस लेते हैं हम लोग, दैट इज बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। मतलब बॉडी को यहां पे हम लोग अर्थ सरफेस से फेंकेंगे और वापस ये अर्थ सरफेस पे ही गिरेगा। ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो देखो करना क्या है, क्या क्या अपने को सीखना है यहां पे। अगर बॉडी को तुम यहां से फेंकोगे, ठीक है, इसकी u वेलोसिटी होगी, जिस पॉइंट से फेंकते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। जिस एंगल पे फेंकते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान से सुनते जाना, लिखने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, लेकिन आप सुनते जाना।
और फिर जहां जाके गिरेगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग। और ये बच्चों इधर मान लेते हैं हम लोग मोशन को डिस्कस करने के लिए एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया आपका वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये पार्टिकल का पाथ का शेप हो गया। क्लियर है? अब देखो जब ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करता हुआ यहां गिरेगा तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको समझना चाहिए। पूरे रास्ते में जिस समय पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट होगी ग्राउंड से, उसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्स, यानी वाई के लॉन्ग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई आपकी क्या, एच मैक्स। ओके, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया होगा उसको हम लोग बोलेंगे आर, दैट इज रेंज। ये हो गया आपका रेंज, ये हो गया आपका रेंज। ठीक है ना, रेंज समझ में आ गया? रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस उसने कवर किया है। और एच मैक्स हो गई आपका मैक्सिमम हाइट, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। उसके बाद पहले ये टर्म्स मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूं, फिर देखो पूरे मोशन को आपको कवर करने में जो समय लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको हम लोग बोल देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरे जर्नी को कवर करने में जो टाइम लगेगा बच्चों, उसको हम लोग बोल देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को भी दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। मान लो ये O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो यहां पे हम कह सकते हैं O से A तक एसेंडिंग मोशन होगा। एसेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, एसेंडिंग मोशन। ये आपका एसेंडिंग मोशन हो गया। और इसमें लगने वाला जो टाइम होगा, इसमें जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे TA, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम ऑफ एसेंट। और A से B तक जो गिरने में टाइम लगेगा, दैट इज AB, ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग मोशन। डिसेंडिंग मोशन। और इसमें जो लगेगा दैट इज TD। TD का मतलब हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट। और इन्हीं दोनों को ऐड करने से क्या मिलता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कहोगे इसको डिस्कस कैसे करेंगे? देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एच मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। एच मैक्स की वैल्यू मैं निकाल के दिखाऊंगा, और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आराम से आपको याद रखना है फॉर्मूला। रेंज भी मैं निकाल के दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये दो पार्ट में हम लोग कर लेंगे, पहले ए से बी तक जाएंगे, फिर ओ से ए तक और ए से बी तक। क्लियर? और इस पूरे जर्नी में एक बात आप समझो, इस पूरे जर्नी में एक चीज पक्की है कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो हमेशा डाउनवर्ड लगता रहेगा, दैट इज जी, और वो भी नेगेटिव वाई के लॉन्ग। ठीक है, चलो तो ये डायग्राम वगैरह सब बना लो आप, और उसके बाद मैं एक एक करके अभी दोनों मोशन को डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात है कि यहां पे जो हम लोग डिस्कशन कैसे करेंगे, तो जैसे 2D को डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सारे पैरामीटर का दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे, एक वाई एक्सिस का और एक एक्स एक्सिस का, फिर दोनों को अलग अलग करके स्टडी कर लेंगे, जो 2D को स्टडी करने का तरीका है। तो आपको उस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत आसान लगेगा यदि आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट करके पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, तो पहले हम लोग वाई एक्सिस का काम करेंगे और फिर एक्स एक्सिस का काम करेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर वाई एक्सिस पहले आप ये सब लिख लो, मैं इसको मिटा दूंगा, इन सब को लिख लो आप। चलो तो अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले फॉर द मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लॉन्ग आप जरा ध्यान से देखना, ये जो वेलोसिटी u है इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना। एक होगा आपका ux, एक होगा ux, ये हो गया आपका ux, और ये जो होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ux और uy। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग ux और uy, तो uy कितना होगा भाई, तो uy हो जाएगा आपका u sin थीटा। कैसे, तो आपको पता है ये वेक्टर सही कि जिसके साथ एंगल होगा उसके साथ कॉस, दूसरा हो जाएगा साइन। तो uy यानी इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग है u sin थीटा। एक्सेलरेशन की बात करें तो वो y एक्सिस के लॉन्ग है, और वो कितना है g, और वो भी किधर है, डाउनवर्ड। किधर है बच्चों, डाउनवर्ड, वो आपका डाउनवर्ड है। दूसरी बात,
तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी मिल गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है? देखो पहले हम क्या करने वाले हैं, हमको पहले निकालना है टाइम ऑफ एसेंट। तो हम एक काम करते हैं, फॉर द मोशन O टू A, O से A तक की बात करो, O से A तक की बात करो, यहां से यहां तक जब गया तो बच्चों जब ये A पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसकी 0 होगी। अगर y 0 नहीं होती तो ये और हाइट पे जाता। तो O से A तक में देखो फाइनल वेलोसिटी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसकी नेट वेलोसिटी 0 होगी, इसका x कंपोनेंट होगा, अभी मैं कुछ देर में उसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन y कंपोनेंट पक्की बात है 0 होगी, नहीं तो ये और हाइट पे जाता। तो सीधी सी बात है, O से A के लिए आप इक्वेशन लिखो तो फाइनल वेलोसिटी है Vy, ठीक है, इनिशियल है Uy प्लस AY इंटू टी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम लोग यही लिखते हैं, V इक्वल्स टू U प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई 0, इनिशियल है आपका U साइन थीटा माइनस GT। माइनस क्यों दिया हमने? माइनस इसलिए दिया क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और इसको TA बोल दो, टाइम ऑफ एसेंट। फिर यहां पे देखो, फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो GTA इक्वल्स टू हो गया ये आपका U साइन थीटा। सो TA इक्वल्स टू U साइन थीटा अपॉन G। तो बच्चों ये आपका निकल के आ गया टाइम ऑफ एसेंट। दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट मिल गया। O से A तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो मिल गया अपने को, U साइन थीटा बाई G। ठीक है, अब ये हाइट कितनी होगी ये कैसे निकालेंगे? तो बच्चों ध्यान दो, यहां पे फिर से एक इक्वेशन लिख सकते हैं, Vy स्क्वायर V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2A डॉट डेल्टा Y। फाइनल वेलोसिटी यहां पे देखो 0 है, इनिशियल आपका U स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इनिशियल आपका U साइन थीटा हो जाएगा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कैसे बच्चों? देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारा U साइन थीटा है, ओके, और यहां पे आप दे दोगे माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे, और 2G, और डेल्टा Y की जगह आप क्या लिख दोगे? H मैक्स। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट जो है यही है, यहां हाइट 0 थी और यहां हाइट h है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ h मैक्स। तो इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 2G H मैक्स इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां से क्या निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। ध्यान से देखो, पहला चीज अपना कैलकुलेट होके आ गया, यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो ये मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। बच्चों इसको एक और फॉर्मेट में आप याद रखना, इसको एक और फॉर्मेट में याद रखना। ये देखो मैं ध्यान से बोल रहा हूं, इसको आप भूलना मत। U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आप UY भी लिख सकते हो, ये काम आएगा आपको, मैं बता रहा हूं, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये काम आएगा। और AY के जगह, G के जगह हम लोग लिख सकते हैं AY। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात, H मैक्स को इस फॉर्मेट में भी याद रखना। एक तो ये फॉर्मूला है ही U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, और साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी याद रखना कि H मैक्स इक्वल्स टू UY स्क्वायर अपॉन 2AY। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम हाइट निकल गया, टाइम ऑफ एसेंट निकल गया। अब क्या करना है मेरे को? अब पता करना है कि A से B तक में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक में कितना टाइम लगेगा, और उन दोनों टाइम को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। चलिए फटाफट इसको आप लिखिए, ये दोनों आउटकम को मैं रख लूंगा, ठीक है, और बाकी मैं सब मिटा दूंगा। चलो तो बच्चों अब आगे देखते हैं। तो ये मैंने यहां लिख दिया है एच मैक्स का फॉर्मूला और टाइम ऑफ एसेंट का। अब हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, यानी डिसेंडिंग जर्नी के लिए। तो फॉर डिसेंडिंग जर्नी, है ना, फॉर एक सेकेंड, चलो तो अब बात करते हैं हम लोग बच्चों डिसेंडिंग जर्नी के लिए। फॉर डिसेंडिंग जर्नी, तो डिसेंडिंग जर्नी कहां से कहां तक है? ए से बी। तो ए से बी तक की बात करो, ध्यान देना, ए से बी तक। तो इनिशियल वेलोसिटी अब ये 0 होगा, है ना, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है,
तो गिरने वाले मोशन के लिए ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा। और ये जब नीचे आएगा तो सीधी सी बात है, हम यहां लिख देंगे डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख देंगे। अब यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह माइनस एच मैक्स लिखोगे। क्यों माइनस एच मैक्स लिखोगे? क्योंकि जाते समय ऊपर गया है तो आते समय उतना ही हाइट नीचे आएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखोगे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैं हॉरिजॉन्टल की बात ही अभी नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे ध्यान रखना। तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? 0 माइनस हाफ। माइनस क्यों दिया? क्योंकि एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ है, इनटू टी डी स्क्वायर, डी फॉर डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एच मैक्स इक्वल्स टू हो गया आपका जी बाई टू इंटू टी डी स्क्वायर। अब ध्यान दो यहां पे ध्यान दो, तो ये आपका जी बाई टू इंटू टी डी स्क्वायर इक्वल्स टू एच मैक्स। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो 2 से 2 तो कट गया और g नीचे चला जाएगा, तो टी डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। सो टी डी टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू पूरे का अंडर रूट कर लेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो टी डी निकल के आ गया आपका यू साइन थीटा अपॉन जी। आपको बस ये याद रखना है। देखो ध्यान दो, टाइम ऑफ एसेंट हमारा आया था यू साइन थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ डिसेंट भी आया यू साइन थीटा अपॉन जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जाने का टाइम और आने का टाइम याद करो। मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ये काम हो रहा था, ये भी तो मोशन अंडर ग्रेविटी ही है। तो जाने का टाइम और आने का टाइम क्या आ रहा है? निकल के सेम है ना, दैट इज यू साइन थीटा बाई जी, और ये भी आ रहा है यू साइन थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ एसेंट है और ये टाइम ऑफ डिसेंट है। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप फटाफट इसको लिख लो, मैं इसको भी मिटा दूंगा। देखो, तो इसका मतलब है कि बच्चों अब टाइम ऑफ डिसेंट कितना निकल के आ गया? ये भी आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखो, ध्यान दो। अब एसेंट डिसेंट तो आप समझ ही गए, आधा आधा होगा, लेकिन आप मेन फॉर्मूला याद रखना टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो निकल के आया 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां लिस्ट बना रहे हैं, तो यहां पे ये मैं सबको फिर से ढंग से लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल के आया 2u साइन थीटा बाई जी। चलो तो आगे देखते हैं बच्चों, आप इस टेबल पे ही फोकस बना के रखो। देखो अपने को यहां आउटकम से मतलब है, क्योंकि प्रॉब्लम में हम लोग वही यूज करेंगे। तो एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मेट में भी याद रखना, यहां पे हमने क्या लिखा है? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay, और टाइम ऑफ फ्लाइट को भी इस फॉर्मेट में आपको याद रखना है, 2u साइन थीटा की जगह यू वाई और g के जगह ए वाई। ठीक है, तो ये एच मैक्स भी हो गया, और क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? यहां तक काम हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। देखो ये सारा काम अभी एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट तो मिल गया हमको। एक बात और नोटिस करो कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। एक्स कंपोनेंट से टाइम ऑफ फ्लाइट को कोई लेना देना नहीं है, दिमाग में सेट रखना। टाइम ऑफ फ्लाइट को एक्स कंपोनेंट से लेना देना नहीं है। यह भी याद रखना, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों, जब रेंज की बात करें यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो फॉर द मोशन एलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं बच्चों। फॉर द मोशन एलोंग एक्स एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी ये आपका क्या है? ux, जो कि होगा u cos थीटा। क्या होगा? u cos थीटा। और ax जो है वो है 0। कोई पूछेगा ax 0 क्यों है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ध्यान से समझ लो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। और तुमको मैंने बताया था कि 2D में
जो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है उसी के पैरामीटर को अफेक्ट करता है। जैसे कि g जो है वो ए वाई है और वो y एक्सिस के लॉन्ग है, तो वो सिर्फ आपका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा। x कंपोनेंट को अफेक्ट करने के लिए ax होना चाहिए, जो कि यहां पे कंप्लीटली एब्सेंट है। तो अब एक बात तुम समझ लो कि इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका रहने वाला है कांस्टेंट। क्या रहने वाला है बच्चों? ये रहने वाला है कांस्टेंट, यानी कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं बदलेगी, इस बात की फुल गारंटी है। यानी ux जो है ये आपका क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। समझ गए बात को? तो इसका मतलब है कि यहां पे अगर हम लोग देखें तो हमारा x कंपोनेंट तो कांस्टेंट हो गया, x कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात है, इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट निकालने जाएंगे तो डेल्टा x जो हमारा रेंज होगा, है ना, ये इसको हम लोग रेंज जो बोल रहे हैं, रेंज, ये निकालना तो बहुत आसान काम है। तो रेंज बराबर सीधा लिख दोगे ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सीधा वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप वेलोसिटी यानी u cos थीटा और उसको मल्टीप्लाई करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2u sin थीटा अपॉन g से। तो देखो रेंज क्या निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, है ना, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और आगे 2 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या फाइनली मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला, तो r इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा? u स्क्वायर, ध्यान से देखना, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला निकल के आ गया। कोई पूछेगा क्यों, तो कहना वेलोसिटी को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा होना है कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आप देख सकते हो कि रेंज आपका निकल के आ रहा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये देखो तीनों फॉर्मूला एक जगह पे यहां हमारा इकट्ठा हो गया, रेंज भी, हाइट भी और टाइम ऑफ फ्लाइट भी। अब इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है? अब इस रेंज को भी हम लोग एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पहले इसको आप लिखो, फटाफट इसको लिख लो, मैं मिटाऊंगा। लिख लिया आपने? चलो देखो, इस रेंज को भी हम लोग एक काम कर सकते हैं। ये मैं तो बच्चों अब रेंज को भी देखो, रेंज को भी मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। पहली बात है रेंज का ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा जो आपको याद रखना है इस फॉर्मेट में भी देखो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये 2 के जगह 2 लिख दिया, u साइन थीटा को हमने लिख दिया uy और u कॉस थीटा को लिख दिया ux, और g के जगह तुम g भी रहने दो या फिर इसको भी हटा दो और इसके जगह लिख दो ay, क्योंकि g जो एक्सेलरेशन है वो y एक्सिस के लॉन्ग। तो इस फॉर्मेट में भी आप याद रखना तीनों के डेटा को। ठीक है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल का, अभी एडवांस फॉर्मूला भी और हम लोग देखेंगे, तो बेसिक फॉर्मूला सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? अब इसमें एक चीज और है कि ये जो वेलोसिटी का चक्कर है कि हर जगह वेलोसिटी कैसे कैसे वेरी करेगी, उसके ऊपर देखो मैं एक चीज बताता हूं। तो देखो अब क्या करना है, ये सब तो आपको लिखा हुआ होगा ही, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और फाइनली मैं अब वेलोसिटी के बारे में आपको कुछ बता रहा हूं। आप उसको जरा समझो, अच्छे से। ठीक है ना? उसको जरा समझो अच्छे से कि वेलोसिटी के बारे में क्या क्या करना है। यहां पे देखो कि जो आपकी वेलोसिटी है इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक uy एक ux। uy जो है वो लगातार बदलेगा क्योंकि ay है, लेकिन जो ux है ये नहीं बदलेगा। ux नहीं बदलेगा क्योंकि ax के 0 होने की वजह से ux हमेशा आपका रहेगा कांस्टेंट। ठीक है? ux क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल में, अब मैं यहां एक फ्रेश डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, किसी भी प्रोजेक्टाइल में अगर आप मान लो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे u है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा u sin थीटा। अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। कौन सी वाली? तो ux वाली, जो कि u cos थीटा होगी ही होगी। और यहां पे कौन सी वाली 0 हो जाएगी? तो vy हो जाएगी 0, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगी 0, लेकिन ux
आपका वहां पे होगा ही होगा, गारंटी है। फिर कहोगे कि सर जिस समय गिरेगा उस समय क्या होगा? तो बच्चों जिस समय अगर मान लो ये यहां गिरा, ये यहां गिरा, तो इसको मैं बहुत आराम से प्रूव कर सकता हूं। और मैं चूंकि आप टारगेट बैच के हो तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूं। आप याद करो कि जब किसी बॉल को अगर हम लोग ऊपर फेंकते थे तो जब हमारे हाथ में आता था तो वो सेम स्पीड से आता था, याद है ना? मोशन ऑफ ग्रेविटी में हमने ये प्रूव किया है। तो ठीक इसी तरीके से अगर किसी का वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे u sin थीटा है, तो जब वो फॉल करेगा तो उस समय उसका u sin थीटा ही होगा। जितना स्पीड से आप फेंके हो, गिरते समय उसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, u sin थीटा। दूसरी बात, यहां पे हम लोग इस डायग्राम को मैं इधर साइड कर दे रहा हूं, ठीक है ना? दूसरी बात यहां पे ध्यान देना। दूसरी बात, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके बारे में तो हम लोग यही देख रहे हैं बार बार कि ये हमेशा क्या रह रहा है? कांस्टेंट, u cos थीटा। यहां भी u cos थीटा, तो बच्चों यहां भी u cos थीटा ही होगा। तो अब एक बात समझो, फेंकते समय भी दोनों कंपोनेंट u sin थीटा, u cos थीटा, तो रिजल्टेंट आया u। तो गिरते समय भी u sin थीटा, u cos थीटा है, तो पक्की बात है ये जो वेलोसिटी गिरे आएगी, मान लो इसको हम v0 मान लें, तो v0 होगा u। मतलब प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि ये देखो ये क्या है? uy, ये क्या है? ux। तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो u आएगा। तो आपको क्या याद रखना है? प्रोजेक्टाइल को जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से प्रोजेक्टाइल गिरता है, आपको याद रखना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी समय, मान लो अगर बीच में कोई पॉइंट ले लो, तो यहां पे वेलोसिटी इधर कहीं होगी, क्योंकि बताया रखा है हमने कि वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होती है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा आपका vx और एक होगा vy चाहे जो हो, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि vx का वैल्यू होगा u cos थीटा के बराबर। तो आप याद रखना कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक? तो इस हिसाब से गिरते समय यहां ux और यहां u sin थीटा, तो फाइनल स्पीड भी आपका सेम होगा। अच्छा, ये सेम क्यों रखा? तो हमने पहले ही सीख रखा है कि जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से गिरता है। हाईएस्ट पॉइंट की बात याद रखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, दैट इज u cos थीटा। एक चीज आपको और यहां कोई पूछ सकता है कि भैया ऐसा बताओ कि ये एंगल कितना होगा जिस एंगल पे गिरेगा? तो सीधी सी बात है, अगर थीटा एंगल पे तुमने प्रोजेक्ट किया है तो ये थीटा एंगल पे ही गिरेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो ये दोनों कंपोनेंट सेम है, लेकिन एक फर्क है, फेंकने वाला एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से एबव थीटा है और गिरने वाला एबव हॉरिजॉन्टल से बिलो है। तो आपसे ये अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी and final velocity in case of projectile motion। प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच कितना एंगल होता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा 2 थीटा, क्योंकि देखो ये थीटा एबव, ये थीटा बिलो, और दोनों को अगर एक जगह रखेंगे तो ये आपका थीटा ऊपर थीटा नीचे, तो आप आंसर करना 2 थीटा। समझ गए ना? तो प्रोजेक्टाइल में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल हो गया 2 थीटा, ठीक? और कोई पूछे कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम होती है तो सेम बोलना। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको यहां पे चौंका सकता है, वो पूछेगा क्या इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होता है? तो जवाब देना एब्सोल्युटली नो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा, ठीक? तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से रिवाइज करना। पैरामीटर्स का कैलकुलेशन किया था, जैसे कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, पूरे मोशन के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट था उसको हमने निकाला, रेंज निकाला, क्लियर है? और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी जो है वो हर एक पॉइंट पे जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया आपका 0, जबकि वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो चेंज होगा, क्योंकि उसके वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगता है, वो जो है g, क्योंकि प्रोजेक्टाइल भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है? तो आपने देखा। अच्छा, यहां पे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा, जो मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं
कि हाईएस्ट पॉइंट पे नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगी, दैट इज u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगी, ठीक है। और इनिशियल स्पीड जो प्रोजेक्शन के टाइम पे है और फाइनल स्पीड जो लैंडिंग के टाइम पे है, ये दोनों आपका क्या रहेगा, सेम। जिस एंगल से आप फेंकोगे उसी एंगल पे जाके गिरेगा, लेकिन जो फेंकने वाला एंगल है वो एबव द हॉरिजॉन्टल होगा, गिरने वाला एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या सीखेंगे बच्चों? तो आज इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि प्रोजेक्टाइल को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो मान लो पूरे जर्नी की बात नहीं करते हैं, किसी एक पॉइंट पे, मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, उस समय उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, और साथ ही साथ हम लोग एक चीज और कैलकुलेट करेंगे जो है प्रोजेक्टाइल के मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा। क्लियर है? अच्छा, यहां पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, चलें स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो क्या करना है आज हम लोग को। सबसे पहले तो मान लो कि हमने बॉडी को थ्रो किया, ठीक है, बॉडी को थ्रो किया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो ये बॉडी इस तरीके से जाके गिर गई, ठीक है, ये पार्टिकल का मोशन हो गया। अब ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या क्या इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, और ये हमारा है वाई एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन में ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। चलो, जब ये पार्टिकल रास्ते में किसी पॉइंट पे था, यानी ये रास्ते में किसी पॉइंट पे था, मान लो यहां पे, ठीक है, यहां पे था, रास्ते में यहां पे था, है ना, किसी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा तो हम लोग ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कि यहां पे जब ये पहुंचेगा बच्चों, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। ये मान लो इसकी वेलोसिटी v है, टेंजेंट के लॉन्ग ड्रॉ कर दिया। साथ ही साथ जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि जहां से इसको हम लोग फेंके थे वो 0,0 था, है ना। और यहां जब पहुंचेगा तो डेफिनेटली ये सर्टेन हाइट कवर करेगा, जिसको हम लोग y से दिखाएंगे। ये y हो गया, ये y निकालना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये x भी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत कुछ हम लोग करेंगे आज, है ना इसमें, तो आप अच्छे से जरा देखना। और इसकी जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो यहां एंगल बना रही है अल्फा, तो ये अल्फा भी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और मान लो इस समय टाइम हो रहा है t, एट एनी टाइम t। ये काम मान लो यहां पे हमने फेंका एट t इक्वल्स टू 0 पे, हमने इसको थ्रो किया। जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो उस समय टाइम हो रहा था t। तो दोस्तों करना क्या है हम लोग को, हम लोग यहां पे इस x को, इस y को, इस अल्फा को, इस v को, इन सब को टाइम के फंक्शन में निकालेंगे, और ये बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं कैसे कैसे हम लोग ये x y वेलोसिटी अल्फा टाइम के फंक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप पहले समझो कि हम लोग यहां करने वाले क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर द मोशन along y एक्सिस के लॉन्ग पहले काम कर लो, ठीक है। तो y एक्सिस के लॉन्ग देखो 0 से t के बीच में आप लिखोगे v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। ये फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी यहां पे लिखेंगे y लिखने का मतलब y कंपोनेंट, और इनिशियल वेलोसिटी, अब u जो है आपका, देखो ये u है, तो ये u y हो जाएगा और इधर हो जाएगा u x, और तुम जानते हो u y होता है आपका u साइन थीटा, और u x जो होगा वो हो जाएगा u cos थीटा। तो ये जो इक्वेशन लिखेंगे v इक्वल्स टू u प्लस at, इसमें फाइनल वेलोसिटी यहां पे जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, ये v है तो v का एक कंपोनेंट होगा इधर vx और इधर होगा vy। तो हम लोग vy निकालना चाह रहे हैं, तो vy लिख देंगे।
u की जगह लिख देंगे u साइन थीटा, है ना, u y, अच्छा यहां y y लिख ही दो, y लिख दो, y लिख दो, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो लिख देंगे माइनस जी टी। तो जो वेलोसिटी होगी वो t टाइम पे उसका y कंपोनेंट, ध्यान से सुन लो, वेलोसिटी का सिर्फ y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगी u साइन थीटा माइनस जी टी, और डायरेक्शन के लिए आप j से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो यहां हमने मल्टीप्लाई कर दिया j। तो यहां ध्यान से देख लो, ये वेलोसिटी निकल गया हमको टाइम के फंक्शन में, लेकिन पूरी वेलोसिटी नहीं आई है, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आया है, y कंपोनेंट टाइम के फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं, अब हम लोग वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो फॉर द मोशन along x एक्सिस, तो बच्चों ये बहुत सिंपल है। x एक्सिस के लॉन्ग तुम जानते हो एक्सेलरेशन होता है 0, तो सीधी सी बात है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे ux है और ये vx है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब कि आप लिख सकते हो vx इक्वल्स टू ux, और वेक्टर फॉर्म में ux को लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू आई। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें टाइम आया ही नहीं। टाइम क्यों नहीं आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपको पता है हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट। तो देखो टाइम t पे vy हो गया आपका u साइन थीटा माइनस जी टी जे, और vx हो गया आपका दैट इज ux के बराबर जो u cos थीटा आई हुआ, ठीक है। तो कहोगे नेट वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी यहां पे, तो बच्चों आपको पता है वेक्टर से कि नेट वेलोसिटी अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा vx प्लस vy, क्लियर। और यहां पे हम लोग लिख देंगे v इक्वल्स टू vx के जगह लिख देंगे u cos थीटा आई प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे। ये देखो आपको जो लास्ट में यहां बॉक्स में मैं कर रहा हूं, आपको इतना याद रखना है ना, यही याद रखना है कि जो वेलोसिटी निकल के आ रही है टाइम t के फंक्शन में, पार्टिकल की नेट वेलोसिटी वो कितनी आ रही है, u cos थीटा आई प्लस u साइन थीटा, ये थीटा है, ये थीटा माइनस जी टी जे। अब बाकी मेथड तो आप याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले आप इसको लिखो, मैं इसको मिटाऊंगा, ये डायग्राम छोड़ के बाकी मैं मिटा दूंगा। चलो तो अब आगे देखते हैं। तो ये वेलोसिटी जो अपनी निकल के आई, ये कितना आ गया बच्चों, u cos थीटा आई, है ना, प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे, है ना। तो अब आपको ये वेलोसिटी आई जे के फॉर्म में मिल गया। चलो अब एक काम करते हैं, ये जो वेलोसिटी हम लोग को आई जे के फॉर्म में मिल गया, वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सीधी सी बात है, आप इस x कंपोनेंट को स्क्वायर करके y को स्क्वायर करके ऐड कर दो, है ना। तो यहां से ये आ जाएगा u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा u cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2 UGT साइन थीटा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इसको सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप अगर इसको लिखेंगे डायरेक्ट तो ये देखिए ये आएगा, और आपको याद रखना है ये u स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 UGT साइन थीटा। आप करके देख लो, आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो वेलोसिटी होगी बच्चों पार्टिकल की, वो टाइम के फंक्शन में आपको इस इक्वेशन से दी जाएगी। तो अब क्या है कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कभी भी चाहो तो आप कोई भी टाइम पुट करो और आपको उसकी स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। आईजे के फॉर्म में पूछे तो ये फॉर्मेट याद रखना, और अगर एग्जैक्ट अगर आपको स्पीड पूछे तो आप ये याद रखना, क्लियर है। साथ ही साथ अब एक काम और करते हैं, ये एंगल भी अल्फा निकालना है, मान लो ये अल्फा निकालना है। तो इसका डायग्राम देखो, यहां वाले वेलोसिटी को पहले मैं यहां बना दे रहा हूं, ये है v
ये है बच्चों Vx और ये है Vy और ये एंगल है अल्फा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि एंगल अल्फा कितना है तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू Vy अपॉन Vx और Vy क्या है आपका u sin थीटा माइनस GT, u sin थीटा माइनस GT अपॉन Vx की जगह क्या लिख दोगे u cos थीटा। तो इस तरीके से tan अल्फा जो है आपका इक्वेशन में आप पुट कर दोगे टाइम को तो आपको अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, किसी टाइम पे अगर एंगल पूछ ले तो आप एंगल भी इस तरीके से निकाल सकते हो, दैट इज u sin थीटा माइनस GT अपॉन u cos थीटा। तो ये जब चाहोगे ये अल्फा आपको मिलता चला जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, बस यहां टाइम पुट करते रहना है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेलोसिटी IJ के फॉर्म में हो गया। फिर से मैं आपको रिमाइंडर डाल दे रहा हूं, आप ये तीन चीज का फॉर्मूला जब भी आपको देखो होता क्या है ना कि हम लोग इसको अगर थ्योरी की तरफ पढ़ेंगे आपको फिर सब कुछ समझ में तो आएगा लेकिन याद नहीं रहेगा। तो जो आप फॉर्मूला का नोटबुक बनाते हो उसमें इन तीन चीजों को लिख लेना, यानी वेलोसिटी IJ के फॉर्म में, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये जो एंगल अल्फा है ये। ठीक है, अच्छा फिर कहोगे कि सर अगर इस पोर्शन में रहेगा तो एंगल जो वेलोसिटी मान लो, जैसे मान लो यहां तो यहां तक में आपका क्या है असेंडिंग मोशन है, और जब इधर होगा तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा। ये फॉर्मूला अपने आप आपको बता देगा कि ये इस पोर्शन का है या इस पोर्शन का। कैसे, तो देखो अगर टाइम की वैल्यू ज्यादा रखोगे मतलब इधर आ चुका होगा तो ऑटोमेटिकली tan अल्फा की वैल्यू समथिंग नेगेटिव आएगी, और tan अल्फा की वैल्यू क्योंकि GT बड़ा अगर हो गया, ध्यान से देखना, अगर u sin थीटा से GT बड़ा हो गया तो ये पूरा आपका नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आपको बता देगा कि पार्टिकल किस पोर्शन में है। ठीक है ना, तो आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि ये इधर होगा या उधर होगा। इस फॉर्मूला में आप टाइम पुट करो, यू विल गेट द एंगल एट एनी इंस्टेंट t। ओके, चलो इसको लिख लो। अब बच्चों हम लोग यहां पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इन दोनों को टाइम के फंक्शन में निकालेंगे, और यहीं से जब x अपने को टाइम के फंक्शन में मिल जाएगा, y टाइम के फंक्शन में मिल जाएगा, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले देखो फॉर द मोशन अलोंग x एक्सिस की बात करते हैं। तो देखो डेल्टा x इक्वल्स टू, सीधी सी बात है, वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो सीधा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। ओके, अब यहां पे देखो xi कितना है 0, और x फाइनल हमारा यहां का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम के फंक्शन में आ गया u cos थीटा इंटू टी। अब ध्यान देना, तो x कोऑर्डिनेट आपको टाइम के फंक्शन में मिल गया, ठीक इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए भी काम करेंगे फॉर y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या लिखेंगे, डेल्टा y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग देखो uy है जो कि u sin थीटा है, तो लिखेंगे हम लोग यहां पे u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। y के लॉन्ग ये इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि y के लॉन्ग तो आपका एक्सेलरेशन है, तो आप वन डायमेंशन में याद कीजिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग डेल्टा y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखते थे, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे। और इनिशियल y 0 है, फाइनल y है, तो y माइनस 0 ये y हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान देना, y जो है वो भी आपको टाइम के इक्वेशन में मिल गया, x भी आपको टाइम के इक्वेशन में मिल गया, तो x भी टाइम के इक्वेशन में है बच्चों, और y भी टाइम के इक्वेशन में है। तो अब क्या करोगे, एक जगह से टाइम को एलिमिनेट करके y में डाल देंगे, है ना। हम लोग पहले भी इसी को पढ़ चुके हैं कि जब इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना होता है तो x और y को हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं।
तो पहले इसको राइट डाउन कर लो। आप कर लिया आपने, चलो ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि x से टाइम को निकाल के y में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या निकल के आया था, अभी आया था अपना यहां पे आया u cos थीटा, x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t। सो t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा, है ना। अब इस टाइम को लेके चलते हैं और y इक्वल्स टू क्या आया था, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, u साइन थीटा और t की जगह रख दो x अपॉन u कॉस थीटा, है ना, माइनस हाफ g, और फिर t की जगह पे रखोगे t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो u कैंसिल हो गया और साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, और यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे तो कुछ नहीं कटने वाला है, तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो आपको इक्वेशन मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट और काम का इक्वेशन है बच्चों। y और x को हमने यहां रिलेट किया है, तो ये आपका कहलाता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। अब इसको मैं ढंग से लिख के दिखाता हूं, पहले आप एक बार राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने, चलो देखते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे, सीधी बात है। एक बार फिर से फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर पार्टिकल को हम लोग फेंकते हैं तो ये पैराबोलिक पाथ पे जाता है, दैट इज u थीटा एंगल से, और यहां पे किसी पॉइंट पे x और y को, यहां मान लो इसका कोऑर्डिनेट x, y है, मतलब हाइट इसने y कवर किया हुआ है और डिस्टेंस इसने x ट्रेवल किया है किसी टाइम t पे, एट टाइम t। तो आपका इक्वेशन क्या निकल के आया, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्त एक बात समझ लो मेरी कि ये इक्वेशन आपको प्रोजेक्टाइल में सबसे काम का है, ये बहुत ही काम का है, ये आपको कई सारे प्रॉब्लम में यूज आएगा, तो आप इसको जरूर याद रखना। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसको याद रखना। हो सकता है आपको ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहे, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ रहे, तो आप समझ जाना कि यहां पे a रोल प्ले कर रहा है tan थीटा का और b रोल प्ले कर रहा है, तो देखो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी इसका कॉफिशिएंट है दैट इज g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपका b का रोल ये प्ले करेगा, a का रोल प्ले, तो इस फॉर्मेट में भी आपको प्रॉब्लम में इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन दिखेगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल ही है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही परफॉर्म कर रहा होगा अगर कोई पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट ऐसे रिलेटेड है, और जहां a जो है वो tan थीटा का रोल प्ले कर रहा होगा और b के बारे में तो तुम देख ही रहे हो। चलो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखो, अगर तुमसे यह पूछा जाए कि किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कब होगी, है ना, छोटा छोटा पॉइंट है, यानी ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो आप सीधा याद रखना कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखो अगर u वेलोसिटी से फेंके तुम किसी को और थीटा एंगल पे फेंके तो रेंज तभी मैक्सिमम होगा जब ये जो आपका एंगल है यानी साइन 2 थीटा ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी,
और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब कि साइन की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा 1। इसका मतलब है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90, क्योंकि साइन 1 साइन 90 ही होता है ना। साइन की वैल्यू 1 होती है तभी जब एंगल होता है 90, तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका 90 डिग्री। इसका मतलब है कि बॉडी को अगर आप 45 के एंगल पे थ्रो करोगे तो दिए गए वेलोसिटी के लिए रेंज होगा आपका मैक्सिमम। तो ध्यान से समझना कि अगर कभी भी लिखा हुआ रहे कि पार्टिकल को ज्यादा दूर से दूर फेंकना है, तो आप समझ जाना कि एंगल का वैल्यू क्या लेना है 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 के लिए ये आपका साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, और जो कि आपका एंगल होगा 45। ठीक है, चलो इसको लिख लो, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिख लिया आपने। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये भी पूछा जाता है बच्चों कि कौन से एंगल पे अगर हम थ्रो करें तो जो हमारा मैक्सिमम हाइट है दैट इज एच मैक्स और ये रेंज, ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। तो ये बहुत आराम से आप प्रूव कर सकते हो कि एच मैक्स और रेंज की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है ना, मतलब ऐसे एंगल पे फेंकना है ताकि प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है और रेंज ये आपका सेम आ जाए। तो एच मैक्स तो आप जानते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज के जगह लिख देंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो सीधी सी बात है साइन स्क्वायर थीटा है ना अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से देखो एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, 2 को उधर भेज दो, कॉस को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4, सो थीटा इक्वल्स टू करीब करीब ये 76 डिग्री होता है। अगर डिग्रीज में आंसर किया हुआ होगा तो 76 कर देना, या सीधा लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पे ध्यान रखना मेरी बात को कि जो पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट और रेंज ये सेम होता है किस एंगल के लिए 76 या 4 के लिए। ठीक है ना, tan इनवर्स 4 जहां पे आपका मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों क्या आ जाएगा सेम। क्लियर, चलो इसको राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने, ठीक है। एक पॉइंट और देखते हैं बच्चों, ध्यान देना, एक पॉइंट और देखते हैं। अगर मान लो एक प्रोजेक्टाइल को आपने थीटा 1 एंगल पे फेंका, ठीक है, u वेलोसिटी से थीटा 1 पे, और उसका रेंज आया r1, और फिर उसी प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका सेम वेलोसिटी से बट एंगल ले लिया अलग, है ना, मैग्नीट्यूड u और u है, एंगल आपने ले लिया अलग, और इसको आपने फेंका थीटा 2 एंगल पे। तो बच्चों इन दोनों का रेंज सेम होगा अगर आपका एंगल थीटा 1 और थीटा 2 का सम 90 होगा। ध्यान से सुनो, इसको बहुत आराम से प्रूव किया जा सकता है, बट आपको इसकी जरूरत नहीं है प्रूव की। आप याद रखना कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री, इनको ना आपस में जिनका सम 90 के बराबर होता है बच्चों, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो और दोनों एंगल पे आपका सेम स्पीड से फेंके, स्पीड क्या लेना है सेम, तो आपका रेंज डेफिनेटली सेम आएगा। क्लियर है, जैसे मान लो अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल जरूर 60 डिग्री होगा। तो किसी पार्टिकल को चाहे तुम 30 पे फेंको चाहे 60 पे फेंको, सेम रेंज निकल के आएगा अगर यू सेम लिए हो। मान लो एक एंगल आपका 37 है, दूसरा आपका 53 डिग्री होगा, तो भी इन दोनों का रेंज आएगा सेम, क्योंकि इनका सम कितना है आपका 90 डिग्री। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रेंज आएगा वो आएगा सेम। चलो इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पे एक चीज कंफ्यूज मत होना, यहां पे आपका एंगल का सम 90 होने पे सिर्फ और सिर्फ रेंज सेम आएगा। ठीक है ना, ये रेंज आपका R1 और R2 सेम आएगा, लेकिन तुमसे कोई पूछेगा क्या दोनों केस में हाइट भी सेम होगी? बिल्कुल नहीं, हाइट दोनों में अलग होगी। कोई पूछेगा टाइम जो लगेगा वो भी सेम होगा? बिल्कुल नहीं, टाइम भी आपका डिफरेंट होगा।
सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं रेंज सेम होने की, जब एंगल का सम क्या हो 90। क्लियर, चले आगे। ठीक है, अब एक थोड़ा और पॉइंट जो कि बहुत काम का है वो मैं कर देता हूं। आप इसको अगर रखोगे याद तो आपसे प्रॉब्लम बहुत आराम से बनेंगे। जैसे मान लो अगर किसी बॉडी को अगर आप थ्रो करते हो, ठीक है ना, तो अभी मैं यहां पे एक आपको ट्रिक बताता हूं कि करना क्या होता है। जैसे मान लो कि ये हाइट और ये हाइट, देखो जब किसी बॉडी को थ्रो करोगे तो डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल जो है एक हाइट ऐसा होगा जहां वो दो बारी होगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। मतलब यहां भी हाइट h और यहां भी हाइट h, ठीक है। तो यहां से मान लो अगर t इक्वल्स टू 0 पे उसको हमने फेंका है और यहां वो t1 बजे पहुंचा, यहां पे तब पहुंचा जब टाइम हो रहा था t2, यहां पे हाइट h, यहां पे हाइट h। अच्छा, यहां इसकी दूरी है मान लो x1 और इसकी दूरी है x2। तो यहां पे मैं कुछ रूल्स बताता हूं जो आप अच्छे से याद रखना, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर कोई बॉडी को आपने थ्रो किया और वो सेम हाइट पे अगर दो बारी है, यानी T1 पे और T2 पे, तो आप T1 और T2 को अगर सम करोगे तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 2u sin थीटा बाई जी। मतलब कि T1 और T2 का सम आपको टाइम ऑफ फ्लाइट देगा जो कि 2u sin थीटा बाई जी के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से उसमें अगर आप x1 और x2 को ऐड करोगे, यानी उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ऐड करोगे, तो डेफिनेटली ये आपको क्या देगा, रेंज दे देगा, है ना, जो कि होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के। तो याद रखना कि अगर किसी बॉडी को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो वो सेम हाइट पे दो बारी अगर हुआ, T1 बजे और T2 बजे, तो वो T1 प्लस T2 का जो सम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। और साथ ही साथ जो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, उसका सम क्या दे देगा, रेंज। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना। ओके, चलो तो अब बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये जेईई मेन 2023 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। यहां पे लिखा हुआ है दो प्रोजेक्टाइल है ए एंड बी और इनकी वेलोसिटी यहां पे ये 40 लिखा हुआ है बच्चों, 40 यहां 4 मिसप्रिंट हो गया था, ये 40 मीटर पर सेकेंड है और 60 मीटर पर सेकेंड है और इसकी एंगल्स 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो पूछता है कि उनका जो रेशियो ऑफ रेंज निकालना है ना, तो ये आपका जो रेंज है उसका रेशियो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, R1 निकाल लेंगे, है ना। R1 निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, 40 का स्क्वायर इंटू साइन और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो याद करो रेंज वाले फॉर्मूला में 2 इंटू 30 यानी साइन 60 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू कितना ले लेंगे 10। तो R1 जो निकल के अपना आएगा ये आ जाएगा 1600 और साइन 60 आप जानते हो √3/2 और डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपका आ जाएगा R1 इक्वल्स टू आपका 160 √3/2। अब इसी तरीके से R2 निकालो फटाफट। तो R2 के लिए देखो वेलोसिटी कितनी है 60, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा और ये 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। समझ में आ रहा है ना, यहां पे साइन 2 थीटा होता है तो 30 का 2 हो जाएगा 60 और 60 का 2 हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई आपका 10। तो ये आपका निकल के आ जाएगा R2 और ये हो जाएगा 360 और साइन 120 भी होता है आपका √3/2। देखो साइन 60 भी √3/2 और ये भी √3/2 और ये हो गया 3600, ठीक है 3600। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, R1 अपॉन R2 पूछ रहा है ना, तो R1 कितना है आपका 160 इंटू √3/2 और ये हो जाएगा 360 इंटू √3/2। अब √3/2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 16 अपॉन 36 और ये हो जाएगा आपका 4/9।
तो 4/9 जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, 1 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना, ये 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। फॉर्मूला याद रहेगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो रेंज निकाल लेना है और फिर आपको आंसर कर देना है। ठीक है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देख रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 23 में ही आया हुआ है बच्चों। देखो जेई 23 में। अब यहां पे क्या कर रहा है कि यहां पे मैंने जो आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री उसकी बात कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 दिया हुआ है ना, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। फिर कहता है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। मैक्सिमम हाइट जो है ये प्रोजेक्टाइल कितना अटेन्ड करेगा। ठीक है ना, तो आपको यहां से बहुत कुछ कैलकुलेट करना होगा। जैसे देखो यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है 1, तो tan थीटा की वैल्यू जो दी गई है 1। पहले तो ये समझ में आ गया, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 लिखा हुआ है, तो tan थीटा 1 का मतलब हो गया, थीटा हो गया आपका कितना 45 डिग्री। क्लियर। उसके बाद अब याद करो फॉर्मूला, फॉर्मूला आप याद करो, y इक्वल्स टू क्या था, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस थीटा। इसका मतलब है x स्क्वायर बाई 20 लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर बाई 20, तो x स्क्वायर को छोड़ के आपका क्या बच रहा है, g 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, ये पूरा का पूरा कितना आ रहा है 1/20। तो अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और g का वैल्यू 10 ले लो, तो g का वैल्यू 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 2u स्क्वायर, और cos थीटा cos 45, देखो यहां पे देखो ये एंगल कितना है 45, तो यहां पे लिखेंगे cos स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 200। समझ में आ रही है बात, कैसे हुआ बच्चों। तो देखो g का वैल्यू 10 इंटू 20 200, और इसको उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा को, यानी थीटा निकल चुका है अपना 45, तो cos 45 होता है 1/√2, उसको स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो 2 कट गया, तो u स्क्वायर क्या निकल गया 200। अब यहां से आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो h मैक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और u स्क्वायर की जगह हम लोग रख देंगे 200, और साइन थीटा यानी 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन g हो गया 2 इंटू 10। ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये आपका कट गया, और 2 इंटू 2 4, अब 4 को 20, ये 5 मीटर आपका निकल के आएगा। तो इसमें से जो 5 मीटर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, वो आपका आंसर आ गया। तो यहां पे सीधा करना क्या था, आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री को देखना था, उससे इसको रिजेंबल करवाना था। x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी 2023 में पूछा हुआ है ना। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। आप फॉर्मूला को याद रखोगे तो प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि द रेंज ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। देखो रेंज दिया हुआ है आपको 50 मीटर, मतलब रेंज का फॉर्मूला फटाफट लिख लेते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला आ गया रेंज का। ठीक है, अब इसमें पुट कर लेंगे। फिर कहता है इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी एट एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल, तब रेंज पूछ रहा है। देखो फिर रेंज कब पूछ रहा है, जब एंगल ले रहा है आपका कितना 45 डिग्री। तो आप एक काम करो, पहले ना रेंज, जो पहले वाला रेंज था वो था आपका 50 मीटर, तो यहां लिख दोगे 50, u स्क्वायर रहने दोगे, और 15 डिग्री इंटू 2 हो जाएगा साइन 30। देखो कितना आराम से आ जाएगा, और g के जगह आप लिख दोगे 10, तो g तो इधर भेज दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका कितना 500 है ना, और ये हो गया u स्क्वायर, और साइन 30 होता है 1/2, तो इसका मतलब है u स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 आ गया। ठीक है ना, u स्क्वायर 1000। अब क्या बोल रहा है, विथ सेम वेलोसिटी,
उसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। कितना डिग्री पे? 45 पे। तो एक नया रेंज आएगा आर डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर और साइन 2 इंटू 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? जी। तो आर डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? 1000, ओके। और ये हो जाएगा साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, जी की जगह आपका 10 रख दोगे, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 मीटर। ध्यान से देख लो ये कितना आ रहा है आपका? 100 मीटर निकल के आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका निकल के आ रहा है 100 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? तो यहां से आप देख सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 100 मीटर। फॉर्मूला लगाना, बस फॉर्मूला लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 23 में ही आया हुआ है। थोड़ा सा यहां पे जो है एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं यू से, थोड़ा सा वर्क पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा। तो यहां पे इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो जाता है। तो डेफिनेटली यहां पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी फेंकते समय, वो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, दैट इज हाफ mu स्क्वायर। और यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी मिनिमम के मिनिमम, दैट इज हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्योंकि यहां पे सिर्फ वेलोसिटी होती है u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती है। तो आपको क्या पूछ रहा है यहां पे? अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। 30 डिग्री एंगल पे फेंका है हमने, अच्छी बात है, चलो ठीक है। 30 डिग्री एंगल पे फेंका है और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। कब कब? एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान से देखो रेशियो किसका किसका मांग रहा है? एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी के मैक्स अपॉन के मिनिमम। और मिनिमम कब होता है बच्चों? एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओके। तो मैक्स का फॉर्मूला देख लो क्या है? हाफ mu स्क्वायर, और मिनिमम का फॉर्मूला है हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां से हाफ mu स्क्वायर कट गया, तो ये रेशियो निकल गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखो रेशियो में हमेशा हम लोग ना कभी उल्टा भी कर देते हैं। मान लो तुम के मिनिमम अपॉन के मैक्स निकाल लो, लेकिन देखो यहाँ पे स्पष्ट जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको काम करना है। और cos थीटा यानी ये 30 डिग्री एंगल पे है, तो 30 डिग्री के लिए आप जानते हो cos 30 होता है √3/2, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/3/4 और 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये 4/3 होगा। तो 4/3 जो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा ये डिफरेंट था, यहां पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 2 प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया। ये 22 में पूछा हुआ है, जेई 22 में, ठीक है। 22 में पूछा हुआ है। एक एंगल लिया गया है 30 डिग्री और दूसरा लिया गया है 45 डिग्री, दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ लिया गया, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। और वो दोनों अपने मैक्सिमम हाइट पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं। सेम टाइम पे देखो, 2 प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है और दोनों अपने मैक्सिमम हाइट पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं। इसका मतलब समझ गए क्या दिया हुआ है? टाइम ऑफ एसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 मस्ट बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल 2, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो लगने वाला समय है बच्चों, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है u sin थीटा अपॉन g। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई g, लेकिन टाइम ऑफ एसेंट की बात की जा रही है तो सिर्फ u sin थीटा बाई g लिखोगे, और ये दोनों का सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? u1 sin, अब देखो इसको 30 डिग्री तो यहां 30 लिख दो, डिवाइडेड बाई g इज इक्वल्स टू u2 sin, और ये कितना डिग्री पे है? 45 अपॉन g। क्लियर है? सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, g से g आपका कैंसिल हो गया। आपको वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो u1 इंटू साइन 30 1/2, u2 इंटू साइन 45 1/√2। क्लियर? तो आपको u1 अपॉन u2 पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है u1 अपॉन u2
जो होगा उनका, है ना, क्योंकि पहले 30 है तो उसी की वेलोसिटी को हम लोग पहले मान के चलेंगे। तो u1 अपॉन u2 जो निकल के आएगा बच्चों, सीधी सी बात है, यहां पे देखो 2 इधर आ जाएगा, 2 अपॉन √2 जो कि √2 अपॉन 1 हो जाएगा। √2 से 2 काटोगे तो रेशियो निकल के आएगा √2:1। तो ध्यान से सुन लो, अब यहां पे ना रेशियो में आप गड़बड़ मत करना, ठीक है ना। पहले आपका लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो उसका रेशियो, उसकी वेलोसिटी को हमने क्या माना है u1 और 45 को u2। तो आप u1 अपॉन u2 निकालोगे और जो निकल के आएगा आपका √2 अपॉन 1। ठीक है, चलो इसको लिख लो। चलो बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इजी है आपका, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट भी बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको देखो यहां पे ये कुछ मिलता जुलता है उससे। एक प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका 30 से, दूसरे को 60 से। इस बारी क्या है, स्पीड सेम है। एक एक पॉइंट देखते जाना, एक का एंगल 30 है, दूसरे का 60 और स्पीड क्या लिया हुआ है, सेम। तो कहता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल। तो दोनों के मैक्सिमम हाइट का आपका रेशियो पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहां पे करना क्या है, तो h1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g, है ना। और h2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2/2g। मैक्सिमम हाइट का तो यही फॉर्मूला होता है। और h1 अपॉन h2 कर दोगे तो इस बार क्या है, दोनों का स्पीड और 2g तो सब कट जाएगा, ये स्पीड तो सेम है आपका। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर θ1 अपॉन साइन स्क्वायर θ2 और साइन स्क्वायर θ1। तो आप देखो पहला एंगल है 30, दूसरा है 60। तो साइन 30 होता है 1/4, क्योंकि स्क्वायर है, होता है 30 1/2 लेकिन स्क्वायर है तो 1/4। और साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहां से देखो क्या होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। तो रेशियो जो आएगा आपका 1:3 आएगा, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो केवल फॉर्मूला पुटिंग है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, आगे चलें। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, जो अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा है, ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, कि एक पार्टिकल को इस तरीके से फेंका गया कि हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट सेम आ रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो सीधी सी बात है, अभी हमने कुछ देर पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, जो होगा tan इनवर्स 4। ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू 3gx²/2, है ना। आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया कि आप ये बताओ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो अभी आपको मैंने कहा था कि आप इक्वेशन को रिलेट करना सीख लीजिए। तो जो आगे x का कॉफिशिएंट है, ये आपका रोल प्ले कर रहा है किसका, tan थीटा का। और tan थीटा मतलब √3, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि x का कॉफिशिएंट को ही tan थीटा बोलते हैं। ये फॉर्मूला मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं ताकि आप इसको याद कर लीजिए, x tan थीटा माइनस gx², है ना, अपॉन 2u² cos² थीटा। तो देखो x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, tan थीटा, और यहाँ √3 tan थीटा का रोल प्ले कर रहा है, और tan थीटा √3 का मतलब थीटा हो गया 60 डिग्री, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। अगर मान लो इसमें ऐसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पूछता कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो ध्यान से देख लो, gx²/2 लिखा हुआ है। तो gx²/2 रोल प्ले कर रहा है इस पूरे का, तो इसका मतलब 2u² cos² थीटा इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 इन सभी का रोल प्ले कर रहा है। तो अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u² cos² थीटा इक्वल्स टू 1। और आपने थीटा कितना निकाला है, 60 डिग्री। तो u² और cos 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1। तो u² इक्वल्स टू 4, सो u इक्वल्स टू √4, मतलब आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। हालांकि ये पूछा नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन से हम लोग स्पीड भी निकाल सकते थे। क्लियर है, चलो उसको राइट डाउन कर लो। आगे देखें बच्चों,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी पे ही है। आपका इक्वेशन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4। देखो, इसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं। आप सिंपल देखो, इसमें क्या पूछ रहा है हमको पूछ रहा है रेंज क्या होगा। इस इक्वेशन को देख के रेंज पूछ रहा है। तो या तो आप यहां पे थीटा निकालो, फिर वेलोसिटी निकालो, तब सॉल्व करो। नहीं तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं, आप ध्यान दो। देखो, अगर कोई पार्टिकल को अगर फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ पे, तो वो मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना। तो जिस समय हम लोग फेंकते हैं उस समय का कोऑर्डिनेट होता है उसका 0,0, और जहां जाके वो गिरेगा वहां का कोऑर्डिनेट होगा r,0। ध्यान से देखो, y कोऑर्डिनेट जो है बच्चों, y कोऑर्डिनेट इनिशियली भी 0 है और y कोऑर्डिनेट फाइनली भी 0 है, क्योंकि गिरना तो ग्राउंड पे ही है। लेकिन x कोऑर्डिनेट इनिशियली 0 है, लेकिन फाइनल x कोऑर्डिनेट r है, क्योंकि जब ये गिरेगा तो ये r डिस्टेंस चलेगा। तो अब करना क्या है, अब इस इक्वेशन में आ जाओ। इस इक्वेशन में ये y है और y के जगह हम लोग यहां पे 0 पुट कर दें, तो 16 इंटू, अब x की दो वैल्यू हो सकती है। y 0 तभी होगा या तो x 0 होगा और या तो x की वैल्यू क्या होगी, r। ठीक है, तो अगर हम यहां y 0 करें तो x की जगह हम r लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 कर देंगे फिर तो 0 इक्वल्स टू 0। एक केस हो गया। दूसरा केस तो यही हो सकता है कि x की जगह क्या रखोगे, r माइनस 5 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो फिर यहां से देखो, इसको इधर ले आओ, तो 5r स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 16r। एक r से एक r कट गया, तो अब यहां से देखो क्या निकल के आया, 5r अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 16। ओके, तो इसलिए r इक्वल्स टू हो जाएगा 64 अपॉन 5, दैट इज 12 पॉइंट, है ना, ये आ जाएगा 12.8 मीटर। ये कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, एकदम आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कि ये बात कि जब हम लोग फेंक रहे हैं उस समय भी दोनों का कोऑर्डिनेट 0 है, और जब गिर रहा है तो उस समय y 0 है, लेकिन x का वैल्यू क्या है, r। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे चलें, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दो बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां एक बॉडी को आपने थ्रो किया, एक बॉडी को अगर आपने थ्रो किया और वेलोसिटी लिया है आपने u, एंगल है थीटा। ओके, तो पूछ रहा है आपको कि इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी वेलोसिटी बताओ। देखो लिखा हुआ है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड ऑफ u एट एंगल थीटा। ओके, फिर कहता है जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ध्यान देना, जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि एंगल तो लगातार चेंज होता रहता है, तो उस समय की वेलोसिटी बताओ। देखो ध्यान से सुनो, ये पूछ रहा है उस समय की वेलोसिटी बताओ, यानी स्पीड बताओ जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा हो, अल्फा। अब यहां दिमाग क्या लगाएंगे बच्चों, यहां दिमाग ये लगाएंगे कि इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था u cos थीटा, ये इनिशियल की बात हो गई। और जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी v cos अल्फा, क्योंकि अगर यहां वेलोसिटी v है और हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, v cos अल्फा। और हमने आपको पढ़ा रखा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी वो होती है कांस्टेंट। वो क्या होती है, कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है, u cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू v लिखेंगे यहां पे, v cos अल्फा। ध्यान दो, u cos थीटा यानी यहां का हॉरिजॉन्टल और यहां का हॉरिजॉन्टल सेम होगा, और आपको ये वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो v इक्वल्स टू u cos थीटा अपॉन cos अल्फा लिखेंगे, और ये cos अल्फा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा u cos थीटा
इंटू सेक अल्फा। ध्यान से देख लो। तो इस तरीके से बच्चों जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनली मैं यहां नीचे साफ साफ लिख दे रहा हूं, यू कॉस थीटा इंटू सेक अल्फा। ये उसकी वेलोसिटी होगी जो यहां पे दिया हुआ है। देख लो, u cos थीटा इंटू सेक अल्फा। तो यहां पे हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। ओके, चलो इसको लिख लो।